नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम लगभग समाप्त हो चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों एग्जाम शेष रह गया उनके लिए रेगुलर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स के बारे में रेगुलर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा ताकि आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सके और अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको वीडियो दूंगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी कंसेप्ट पॉसिबल हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो पूरा वीडियो देखना, अंत तक बने रहना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जो करना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाई, कुछ मिनटों में ही हम सारे कंसेप्ट समझ लेंगे और एग्जाम को उड़ा देंगे, इसकी गारंटी है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, इसका जो भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह है तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। साथ ही जैसे ही आपके एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तो आपको जल्द ही बहुत सारी साइंस की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लासेस आपको मिलने वाली है। पहली बार यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, जिसमें स्वयं मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्या कंसेप्ट हो सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर हमसे पूछे जा रहे हैं। जानते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की शुरुआत यहाँ से होती है I=Q/T से, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का एक नया फॉर्मूला होता है N × E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको रख देते हो तो आपको फॉर्मूला नया मिल जाएगा Ne/T। तो इस फॉर्मूले से आप विद्युत धारा के क्वेश्चंस बना सकते हो। E का वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। T क्या होता है, टाइम होता है, जो आवर में भी दिया सकता है, मिनट में दिया सकता है या फिर सेकंड में दिया। तो हमेशा आपको सेकंड में कन्वर्ट करके उसको निकालना होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका, जो आपको हमेशा याद रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये लॉ हमको बताता है कि किसी चालक के स्रोत पर जो हमने विभवांतर लगाया है वो विभवांतर जो होता है उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब अगर आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपको एक नियतांक मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, आर होता है। कभी डिटेल में इसको मैं बताऊंगा, अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, ये फॉर्मूला मिल रहा है वोल्टेज का, यानी कि विभवांतर का, RI यानी कि प्रतिरोध मल्टीप्लाई, इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। और इसको क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। और ये आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है भाई, तो अगर आपको वोल्टेज निकालना है सीधा सीधा, कई शिफ्टों में ऐसे बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें प्रतिरोध दिया है, धारा दिया है, गुणा करके आपको वोल्टेज निकाल लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला मिलेगा हमको वोल्टेज/करंट। और करंट का फॉर्मूला एक और नया हमारे सामने, करंट को इधर ले जाएंगे, वोल्टेज को इधर ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये, राइट। अब यहाँ से जो आपके कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो जरा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बात करें प्रतिरोध, अगर आपका विभवांतर नियत है, विभवांतर कैसा है, नियत है, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का धारा के साथ कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जिस चालक में अगर हमको ज्यादा धारा प्रवाहित करनी है तो उस चालक का क्या कम होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए। और अगर उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें कम धारा प्रवाहित होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके सेट होते हैं, देखो, क्योंकि प्रतिरोध का धारा के साथ कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। तो आपको यहाँ से इसका मिल जाएगा फॉर्मेट R1/R2 = I2/I1। तो अगर आपको प्रतिरोधों का रेशियो दिया हो तो आप धारा का रेशियो निकाल सकते हैं। प्रतिरोधों का रेशियो दिया हो तो आप किसका रेशियो बना सकते हैं, धारा का। तो इससे भी आपके फॉर्मूले यानी कि क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। चलिए, एक और चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर वोल्टेज का सीधा सीधा रोल किसके साथ है, धारा के साथ है। यानी कि जिस सर्किट में जितना बड़ा आप वोल्टेज लगाओगे, विभवांतर लगाओगे, उसमें उतनी धारा प्रवाहित होगी। कम विभवांतर लगाओगे तो धारा कम प्रवाहित होगी। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज का धारा के साथ कैसा रिलेशन है, यस, अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। जबकि प्रतिरोध का धारा के साथ कैसा रिलेशन था, व्युत्क्रमानुपाती का। चलिए आइए अब अगली चीज में हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। अब आपका जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है
तो पहले हम सीरीज ही ले लेते हैं। सीरीज में आपको 3 प्रतिरोध दे रखे होंगे इस तरह से, राइट, और इनके स्रो पर वो वोल्टेज लगा के देंगे आपको। ये हमने वोल्टेज लगा दिया, स्विच भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। अगर इस प्रतिरोध का नाम R1 है, इस प्रतिरोध का नाम R2 है, इस प्रतिरोध का नाम R3 है, ओके जी। और हमने इसमें क्या प्रोवाइड करा दी, धारा प्रोवाइड करा दी। क्या प्रोवाइड करा दी, धारा। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस धारा को अगर इस लोकेशन को मैं नाम A देता हूँ, इस लोकेशन को नाम मैं B देता हूँ, और धारा को A से B जाना है, तो A से B तक जाते समय उसके रास्ते में 3 प्रतिरोध पड़ते हैं, R1, R2, R3, और उसके पास एक ही रास्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा A से B तक कैसी रहेगी, समान। यानी कि इस प्रतिरोध को भी I धारा मिलेगी, इसको भी I मिलेगी, इसको भी I मिलेगी। अगर आपने 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रोवाइड की है तो सबको 5 एम्पीयर मिलेगा। अच्छा, तो इस सिचुएशन में क्या कांस्टेंट हो गया आपका, धारा कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया, धारा, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए, जैसे अगर हम बात करें V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। अब I आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो V का रिलेशन R से कैसा है, ये देख लो कैसा रिलेशन है, यस, अनुक्रमानुपाती का। यानी कि जो प्रतिरोध बड़ा होगा उसके स्रों पर विभवांतर ज्यादा आएगा, जो प्रतिरोध छोटा होगा उसके स्रों पर विभवांतर कम आएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोध के स्रों पर क्या होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो इसके लिए विभवांतर आपको V1 मिलेगा, इसके लिए विभवांतर V2 मिलेगा, इसके लिए विभवांतर V3 मिलेगा। बात समझ में आई। तो अब पहला कंसेप्ट आपका ये तैयार होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या चीज समान होती है, तो आपको आंसर देना है, धारा सेम होती है। धारा कैसी होती है, सेम, ठीक है। वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट। वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ओके जी। अब A से B तक हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उसको निकालने का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, सभी प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया है, तो इसका मतलब प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन जो है सीरीज, उसमें प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध इंक्रीज होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए, और न्यूमेरिकल आप बना ही सकते हैं, अगर आपको तीनों की वैल्यू दी है, सिंपली आपको जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में अगर आप मुझसे वो ये पूछते हैं कि ये सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये मैंने बैटरी कितने वोल्ट की लगाई, तो वो निकालने कौन सी बड़ी बात थी, आपके पास फॉर्मूला है V इंटू I इंटू R। लेकिन इस फॉर्मूले में जो R आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि परिणामी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज आप इस कैलकुलेशन से लेकर आएंगे और उसको यहाँ रखेंगे, धारा से मल्टीप्लाई करेंगे, आप तुरंत ही वोल्टेज निकाल लेंगे। आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी चीज़ और आपको बताते हैं, अगर सपोज ये सारे प्रतिरोध R मतलब ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का। एक चीज और छूट गई थी, प्रतिरोध की इकाई जो होती है, यानी कि R जो होता है, इसकी इकाई ओम होती है। क्या होती है भाई, ओम, ये याद रखिएगा। तो सारे प्रतिरोध कैसे हैं, समान है। अगर प्रतिरोध समान है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, N इंटू आप क्या कर देंगे, R कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने कितना लिख दिया, 5, और ऐसे कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 3, तो 5 3 15 आपका आंसर आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो ये आपका समाप्त हो गया सीरीज। अब आपको बताते हैं पैरेलल। आइए पैरेलल को जानते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, देखिए आपको 3 प्रतिरोध दे दिए इन्होंने, एक ये दूसरा दे दिया और ये आपको तीसरा दे दिया, ठीक है। इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2, इसको नाम दिया R3, और इनके स्रों पर हमने बैटरी लगा दी, और आप चाहें तो स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, ये लोकेशन का नाम दिया A, इस लोकेशन को नाम दिया मैंने B, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपको, ओके जी। अब A का कनेक्शन बैटरी के प्लस से है, B का कनेक्शन बैटरी के माइनस से है। इसका मतलब A और B के बीच में ये बैटरी जितना वोल्टेज आपको प्रोवाइड कराएगी, वही सारा का सारा वोल्टेज R1, R2, R3 को मिलने वाला है। सपोज ये वोल्टेज V है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, और इसको भी कैसा मिलेगा, V मिलेगा। तो समांतर क्रम संयोजन में पहला पॉइंट तो आपका यही बनता है कि वोल्टेज कैसा रहता है, आपका सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। और अभी आपने ओम्स लॉ सीखा कि अगर आपका वोल्टेज कैसा हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि ये बताया था,
तो प्रतिरोध का धारा के साथ कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए हर प्रतिरोध की स्थानों पर धारा का मान कैसा होगा, भिन्न भिन्न। तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, I3। इसलिए कहा जाता है कि जब भी समांतर क्रम में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। वितरण इसलिए होता है क्योंकि जहाँ प्रतिरोध बड़ा होगा वहाँ पर कम धारा जाएगी, ज़्यादा तो नहीं जा पाएगी। तो ये अच्छा ठीक है। तो ये I कैसा होता है, डिफरेंट। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको पूर्ण रूप से बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको बहुत सहायता करेंगे, न्यूमेरिकल में भी और एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने में भी, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपके सामने दो प्रतिरोध आ जाए तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप चाहें तो उसको एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर डिवाइड में आया यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। यानी कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हमारे घरों के जितने भी उपकरण होते हैं वो सब किस क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है भाई। और अगर आपको इसमें भी आपको रेजिस्टेंस कैसे दिए हुए हैं, सेम रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। कैसे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, सेम। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तीनों प्रतिरोध अगर आपके समान होते हैं तो उस सिचुएशन में आपके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। आपको आर अपॉन क्या करना है, एन करना है, आर अपॉन एन करना है, ठीक है। बस तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपका श्रेणी, समांतर और धारा का इंट्रोडक्शन हो गया। ये इतना याद रखते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन्हीं से क्वेश्चंस बन रहा है। चलिए अगले कंसेप्ट को मैं आपको सिखाता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आइए, अगर एग्जाम में आपसे प्रतिरोध के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डीप में, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एक नया सूत्र होता है एल रो ए अपॉन एल। कैसे आया मैं सब बताऊंगा आपको साइंस की क्लास में, ये याद रखिएगा। इसमें रो जो होता है वो प्रतिरोधकता होती है। क्या होता है, प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी होती है। ए क्षेत्रफल होता है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और एल क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो जिस तार की लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिस तार की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसलिए कहते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें मैं, अरे सॉरी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एल आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है भाई। ओके जी, ए नीचे आएगा, मैंने गड़बड़, हाँ सही है, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई हो गई और ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है भाई। ओके जी, ये चीज़ हो गई। अब इसमें अगर आप रो का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, आर इंटू ए अपॉन एल। रो जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है। किसका गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको प्रतिरोध दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो आप एल दिया है तो आप रो निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट और याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ओम इंटू क्या होती है, मीटर होती है। बात समझ में आ गई। देखिए, अगर मान लो एक तार की लंबाई L है और उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाता है, दुगना। सपोज एक तार की लंबाई L1 है, उसको खींचकर उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाता है, दुगना। तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, अगर पहले R1 था तो अब वो R2 है, वो कितना गुना हो जाएगा। तो उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू करना है L1 अपॉन L2 करना है और इसका स्क्वायर कर देना है, तुरंत आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है कि यदि तार की लंबाई पहले कुछ थी उसको खींचकर दुगनी कर दी। तो देखो, पहले अगर वो L1 थी उसको आपने 2 गुना कर दी तो नई लंबाई L2 बराबर कितनी हुई, 2 इंटू L1। बस L2 के स्थान पर रखना, कैलकुलेशन करना, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक तार का कुछ त्रिज्या है, उसको आधा कर दिया जाता है या 1/4 कर दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है, तो त्रिज्या से संबंधित हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ R2 यहाँ पर R1, बस इसको सॉल्व करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मिलेगा, रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो देंगे और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोनों सारी चीज़ें प्रतिरोध के बारे में आप नोट करके रखेंगे। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। चलिए, तो ये आपका प्रतिरोध, श्रेणी, समांतर दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ विद्युत ऊर्जा की तरफ। तो आइए जानते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। हम विद्युत ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि कार बटे आवेश। तो यहाँ से वर्क हम निकालेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लाई क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। और वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं, यानी कार को ही क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। अब देखो, आवेश का सूत्र मैंने कहीं निकाला था, अगर आपको याद हो ध्यान से, I अपॉन, अच्छा सॉरी,
धारा का सूत्र हमने निकाला था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता, तो क्यू का कितना आ जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम, राइट। अब आपको वोल्टेज का भी फॉर्मूला याद है, ओम्स लॉ से I इंटू क्या होता है R, तो आप यहाँ रख देंगे तो आपको मिल जाएगा I R और ये वाला I मिलकर स्क्वायर हो गया T। तो ये आ गई आपकी ऊर्जा, इसी को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि E बराबर आ गया I स्क्वायर R T, ठीक है भाई। और हम चाहें तो एक और फॉर्मूला यहाँ से हम बनाएंगे ऊर्जा का, क्या बनाएंगे देखो, V इंटू आई, V इंटू आई। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो पावर होती है क्या होती है, पावर, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट का फॉर्मूला बन गया, इसी को तो बोलते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर आर टी। चलिए और चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो हीट होता है वो धारा के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि धारा के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अगर करंट 1 से बढ़ाकर आपने दुगनी कर दी तो हीट कितनी होगी, तो 2 का पावर करोगे 2 तो 4 टाइम्स हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रतिरोध बढ़ा दोगे तब भी हीट बनेगी, धारा बढ़ाओगे तब भी हीट बनेगी, और ये कितने टाइम में बन रही है वो सब है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आइए एक चीज़ बता रहा था मैं आपको, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट यानी कि विभवांतर गुणा धारा। तो अगर इस पावर के फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पर रख देते हो इस लोकेशन पर, तो आपको वर्क का क्या फॉर्मूला मिलेगा, P इंटू टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, यानी कि ये भी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया P इंटू टी। तो अगर आपको डायरेक्ट पावर दी है और टाइम दिया है तो अब भी आप विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप 2018 में भी देखोगे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ ही रहे हैं। आइए, तो ये हीट के फॉर्मूले हो गए, ये भी आपका एक और हीट का नया फॉर्मूला मैंने बता दिया, P इंटू टी, याद रखिएगा। इसी को E बोलो या H बोलो W बोलो, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इधर आइए, पावर का एक सूत्र ये हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का V स्क्वायर अपॉन R, और तीसरा फॉर्मूला होता है पावर का आपका I स्क्वायर R। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, वो चीज़ें क्या हैं कि अगर आपका वोल्टेज समान है तो पावर का रिलेशन किससे है, प्रतिरोध से, कैसा, व्युत्क्रमानुपाती का। और अगर आपकी धारा समान है तो पावर का रिलेशन प्रतिरोध से कैसा है, अनुक्रमानुपाती का। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल इस तरह से है, अगर सीरीज है तो सीरीज के लिए हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई कि सीरीज में I क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी कि धारा कैसी रहती है, सेम रहती है। तो पावर का रिलेशन किस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, तो पावर का रिलेशन I स्क्वायर R से डिसाइड होगा ना, यही फॉर्मूला है ना। तो पावर कांस्टेंट हो गई, तो ये, तो सीरीज में याद रखना जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा उसकी पावर कम होगी। कौन से क्रम में, सीरीज क्रम में। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा रहा है। पैरेलल का लास्ट मैं उसको और बता देता हूँ। पैरेलल में याद रखिएगा कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, डन। तो आपका वो फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, V स्क्वायर R वाला, डन। तो ये कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो जहाँ प्रतिरोध ज्यादा होगा वहाँ पावर कम होगी, या प्रतिरोध कम होगा वहाँ पावर ज्यादा होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेलल में 200 ओम का प्रतिरोध लगा है और एक 50 ओम का प्रतिरोध लगा है, और आपसे बोला जाए कि किसकी पावर ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि इसका प्रतिरोध कम है इसलिए इसकी पावर ज्यादा होगी, इसका प्रतिरोध ज्यादा है इसकी पावर इसकी कम होगी। अब सेम इन दोनों को ही मैंने सीरीज में लगा दिया। तो अगर आपसे पूछा कि सीरीज क्रम में किसकी पावर ज्यादा होगी, तो आप बोल देना कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी पावर कम होगी। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप इसके न्यूमेरिकल चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हर टाइप के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साइंस की प्रॉपर क्लासेस आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।